जनवरी 2019 बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मैसेज टू कॉम्पैट्रियट्स इन ताइवान की 40th एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कॉम्पेनियनशिप की बात कही। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ताइवान को थ्रेट भी दे डाली कि ताइवान उसकी मिलिट्री पावर को अंडर एस्टिमेट ना करे, जरूरत पड़ने पर वो नेसेसिटी मेजर्स भी उठा सकते हैं। हाल ही में हुई यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट चाइना को कुछ रास नहीं आई, जिसके चलते अभी तक चाइना ने ताइवान के चारों तरफ 15 दिन के अंदर 2 बार वॉर एक्सरसाइज कर डाली, जिससे ताइवान पर दबाव बनाया जा सके। नैन्सी पेलोसी ताइवान में विजिट करने वाली अमेरिका की अभी तक की हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल हैं। इससे पहले जो भी आए उनकी रैंक इससे कम थी। इस ताइवान विजिट से पहले चाइना अमेरिका के बीच काफी बातचीत हुई, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और यहाँ तक कि जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने चाइना को वार्न किया तो शी जिनपिंग ने अमेरिका को आग से न खेलने की नसीहत भी दे डाली। पहले नैन्सी पेलोसी अपनी डेलीगेसी के साथ अप्रैल में ताइवान विजिट करने वाली थी, जो कि कोविड रीजंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, जो अब अगस्त में पॉसिबल हो पाया। इस विजिट के कुछ डिप्लोमेटिक मायने हैं जो कि चाइना को अखर रहा है। असल में चाइना से ताइवान की सॉवरेनिटी टॉलरेट नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए डिलेमा ये है कि वो बैकफुट जा नहीं सकता। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर अमेरिका क्यों इन दो देशों के बीच में खड़ा है। आखिर ऐसा क्या है ताइवान में कि ये दो बड़े देश उसके लिए आग से खेलने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या मुश्किलें आने वाली हैं चाइना को ताइवान इन्वेड करने में, और क्या हिस्ट्री रही है इन दोनों देशों की। अब सबसे पहले बात करते हैं चाइना और ताइवान के इतिहास की, क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद ये इंसिडेंट समझना काफी आसान हो जाएगा। चाइना में किंग डायनेस्टी का शासन चलता था। कहा जाता है कि किंग डायनेस्टी ईयर 1800 में आर्थिक रूप से जूझने लगी थी। उनके पास ना नौकरी थी और ना खेती के लिए जमीन। गरीबी ने लोगों को किंग डायनेस्टी के खिलाफ रिवॉल्ट करने पर मजबूर कर दिया था, जिसे भांपकर बाहरी ताकतों ने चाइना में व्यापार के बहाने पैर जमाने शुरू कर दिए, जिससे वॉर और ट्रीटीज जैसी सिचुएशंस बनने लगी, जो कि किंग डायनेस्टी को कमजोर करने लगी। किंग डायनेस्टी का ईयर 1636 से लेकर 1912 तक राज रहा। किंग डायनेस्टी के पहले एम्परर थे होंग ताइजी, जिनका पूरा नाम था आइसिंग योरो हुआंग ताइजी, जिन्होंने 7 साल 227 दिन किंग डायनेस्टी में रूल किया था। और लास्ट एम्परर थे आइसिंग योरो हुई, जिन्होंने 3 साल 73 दिन रूल किया था। किंग डायनेस्टी की इसी कमजोरी का फायदा उठाया जापान ने। जापान ने ईयर 1894 में युद्ध करके साइनो मतलब चाइना को हरा दिया, जिसका रिजल्ट था कि जापान ने कोरिया, ताइवान के साथ मंचूरिया पर भी कब्जा कर लिया, और यह पहला साइनो जापान बैटल था जिसे चाइना हार चुका था। इस वॉर के आउटकम से जापान एक मेजर वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर कर आया, जबकि चाइना की कमजोरी भी सबके सामने आ गई थी। इस कमजोरी के कारण किंग राजवंश टुकड़ों में बट गया, जैसा कि भारत में भी देखने को मिला था मुगल शासनकाल में। बाद में भारत को जोड़ने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और भारत को एक यूनिफाइड नेशन बनाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक उसी तरह से चाइना को भी एक शख्स ने यूनिफाइड कंट्री बनाया, जिनका नाम था सुन यात सेन। सुन यात सेन का सपना था कि वो चाइना को गणतांत्रिक देश बनाए, जिसकी गवर्नमेंट और लीडर्स दोनों इलेक्टेड हों जनता के द्वारा। इसी के चलते ईयर 1919 में सुन यात सेन ने एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया कुओमिंटांग पार्टी। ये एक चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी थी, जिसने मेनलैंड चाइना में ईयर 1928 से 1949 तक सत्ता संभाली। अपने विजन में सुन यात सेन कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन ईयर 1925 में लीवर कैंसर के चलते उनकी डेथ हो गई। और सुन यात सेन की डेथ के साथ ही चाइना की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मच गई। एक सोच रखने वाली चाइनीज अब 2 गुटों में बंटना शुरू हो गए, जिसके चलते उनकी पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप बना नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा बना कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी कारण से चाइना में सिविल वॉर के काले बादल छाने लगे। इन दोनों पार्टीज का विजन एक था, लेकिन दोनों के रास्ते एक दूसरे से काफी अलग थे। नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था कि वो सुन यात सेन की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, जहां हर किसी को समान अधिकार हो, लेकिन वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि जनता के हाथ में अधिकार देना सही नहीं होगा। पार्टी के कुछ क्वालिफाइड मेंबर्स या लीडर्स बैठकर जनता के अधिकार तय करेंगे। वहीं नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था कि देश में लोकतंत्र हो और शासन कौन करेगा ये जनता डिसाइड करेगी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि कुछ चुनिंदा लोग होंगे, वही डिसाइड करेंगे किस लीडरशिप को चूज करना है। नेशनलिस्ट पार्टी का एजेंडा उदारवादी और लोकतांत्रिक जैसे सभ्य समाज की कल्पना पर आधारित था, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा डिक्टेटरशिप लाने का था, जहां तानाशाही रवैया अपनाया जा सके। नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। दोनों की सोच एकीकरण करने की ही थी, जैसा कि उनके लीडर सुन यात सेन ने ईयर 1912 में विजन देखा था, जिसमें दोनों सफल भी हुए, लेकिन दोनों ने राह अलग चुन ली थी। और उसी का नतीजा सामने आया ईयर 1927 में, जब नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर हमला कर दिया। और इस घटना का चश्मदीद बना संघाई शहर, जहाँ ये मैसेकर हुआ था। कहते हैं कि औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। इसके नतीजन कम्युनिस्ट पार्टी की हार हुई, और इस हार ने एक चीज पर मोहर लगा दी, जो था गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर।
ईयर 1927 में इस मैसेकर ने सिविल वॉर का रूप ले लिया था, जो कि ईयर 1950 तक चला। यहाँ पर दोस्तों हम सिविल वॉर को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो पार्टीज के एग्जाम्पल लें तो दोनों के कार्यकर्ता बहस छोड़कर मारपीट पर उतर आए और बात काफी आगे बढ़ जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं में क्लैश हर रोज होना आम है, लेकिन अगर झड़प लंबी खिंच जाए तो उसे सिविल वॉर कहा जाएगा। ये सिविल वॉर तब तक चला जब तक किसी एक पार्टी का नामो निशान न मिट जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक किसी एक पार्टी को सत्ता न मिल जाए। ये गृह युद्ध पूरे 23 साल चला और इस सिविल वॉर का बेनिफिट लिया जापान ने। जापान ने पहले ही चाइना की कुछ जगह पर कब्जा कर रखा था और ईयर 1931 में जापान की क्वांटंग आर्मी ने मेनलैंड चाइना का एक और बड़ा राज्य कैप्चर कर लिया, जिसका नाम था मंचूरिया। जापान का मंचूरिया को कैप्चर करने का रीजन था वहाँ की नेचुरल रिसोर्स को यूज करना, जैसे आयरन, कोल जैसी रिसोर्सेज, ताकि जापान अपनी इंडस्ट्रीज को इन रिसोर्सेज की मदद से रन कर सके। इसका एक मेजर रीजन तो यही था कि जापान एक आइलैंड नेशन है जिसके खुद के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है और जापान को आधुनिक होने के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत थी। जापान चाइना की ताकत से पहले से ही वाकिफ था और इसीलिए उसे ये सबसे इजी ऑप्शन लगा रिसोर्सेज कैप्चर करने के लिए। जापान ने मंचूरिया में अपने इशारों पर नाचने वाली पपेट गवर्नमेंट भी बना दी, जिसका लीडर उन्होंने चाइना के लास्ट एम्परर को बनाया और ये सरकार पूरी तरह से जापान के इशारों पर चलती थी। और इस सारे वाक्य को होता देख रही थी नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी, जिनको आपसी लड़ाई ने अंधा कर दिया था। जापान ने भी मंचूरिया में भयानक नरसंहार मचाया। बताया तो ये भी जाता है कि जापानीज वहाँ के लोगों को जिंदा काटकर कुत्तों को खिला दिया करते थे। जापानीज के लिए इंसानियत खत्म हो चुकी थी। हैवानियत उनके सर पर इस कदर चढ़ रही थी कि लोगों को चाइनीज भाषा बोलने पर शूट कर दिया जाता था। इन मैसेकर से दोनों तरफ के लोग आहत थे, मतलब नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों। और इन हमलों से सीख लेकर दोनों ने साथ मिलकर जापान पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन जापान इतना पावरफुल था कि ये चाल उल्टा इन पर ही भारी पड़ गई, जिसका रिजल्ट था सेकंड साइनो जापान वॉर। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद जापान ने ईयर 1937 में चाइना के खिलाफ सेकंड साइनो जापान वॉर शुरू कर दिया और ये लड़ाई तब तक चली जब तक जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिर गया, मतलब ईयर 1945 तक। अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स डेटोनेट किए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसमें करीब 2,10,000 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के आदेश पर इन एटम बम्स का इस्तेमाल किया गया था। बॉम्ब गिराने का मेन रीजन था जापान की बढ़ती ताकत को रोकना, क्योंकि ट्रूमैन के कुछ सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि अगर जापान से सीधा लड़ाई लड़ी तो उनका काफी नुकसान होने वाला है। यही कारण था कि ट्रूमैन ने इस नए वेपन को यूज करने की इजाजत दे डाली, जिसका नतीजा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्पीडी एंड। इन 2 शहरों को अटैक के लिए चुनने का कारण जापान की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को खत्म करना था। इन बॉम्ब अटैक से चाइना को भी काफी राहत मिली और जापान को चाइना से कैप्चर किए हुए सारे राज्य छोड़ने पड़े। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि चाइना ने जापान को नहीं हराया था, बल्कि जापान इन न्यूक्लियर अटैक से इतना बर्बाद हो गया था कि उसे खुद चाइना से भागना पड़ा। इन अटैक्स के बाद जापान की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी थी और खतरनाक रेडिएशंस के साइड इफेक्ट भी झेलने पड़े थे। खैर, अभी चाइना पर वापस आते हैं। तो चाइना को जापान से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन अपनी आपसी लड़ाई वो नहीं भूले थे। मौके का फायदा उठाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने रसिया के साथ हाथ मिला लिया। रसिया कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देने को इसलिए तैयार था क्योंकि वहाँ की सरकार की सोच भी कम्युनल थी, जो कि आज भी है। रसिया साम्यवादी नीतियों पर चलने वाला देश था, जिसने मेनलैंड चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देते हुए लगातार 3 साल तक नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को मारना जारी रखा, जिससे बचने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी के लोग ईस्टर्न साइड की तरफ भागने लगे और एक जगह पर जाकर सिमट गए, जिसका नतीजा था कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे चाइना पर कब्जा। इस दौरान इन दोनों पार्टीज के अपने अपने कलर हुआ करते थे, रेड कलर कम्युनिस्ट पार्टी का और ब्लू कलर नेशनलिस्ट पार्टी का। ईयर 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी ने डिक्लेयर किया कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यहाँ सिर्फ कम्युनल पॉलिसीज ही अपनाई जाएंगी, मतलब सिर्फ सरकार की ही चलेगी, और जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और यहाँ चाइना के ईस्टर्न साइड पर नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स चियांग काई शेक समझ जाते हैं कि अब वहाँ रुकना इन बाकी बचे लोगों के लिए सेफ नहीं होगा, और वो फैसला करते हैं कि वो बाकी बचे सभी 20 लाख लोगों को लेकर पास ही के फॉर्मोसा नाम के आइलैंड पर जाएंगे, जिसे आज लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। फॉर्मोसा आइलैंड पर नेशनलिस्ट पार्टी के लोग चाइना से जरूरत की हर चीज लेकर गए, यहाँ तक कि पूरी की पूरी फैक्ट्रीज तक ये लोग वहाँ से खोलकर उस आइलैंड पर ले गए, और बाकी जरूरत का सामान जैसे हथियार, गाड़ियाँ, कई तरह की मशीन्स, काम में आने वाले जानवर और खाने का सामान जैसी चीज ये लोग लेकर गए। और सबसे बाद में जाने वाले शख्स थे चियांग काई शेक, जिन्होंने बात तक रुककर एश्योर किया कि सभी सेफली फॉर्मोसा तक पहुंचे। और ये सब हो रहा था ईयर 1949 में। अब बात आती है साल 1950 की। ईयर 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर तो खत्म कर दिया, लेकिन दोनों का विजन अब भी मेनलैंड चाइना पर बने रहना था।
और इसका पता चलता है इनके नामों से। नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने आप को कहा रिपब्लिक ऑफ चाइना और बात रखी कि एक दिन हम मेनलैंड चाइना पर अपनी सरकार जरूर बनाएंगे, और उसी को दोहराते हुए मेनलैंड चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बताया और ताइवान को कब्जाने की बात कही। और ये सब होने के बाद बात आई वन चाइना पॉलिसी की। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस पॉलिसी को लेकर आई और कहा कि चाइना की एकमात्र लेजिटिमेट सरकार होने के नाते ताइवान भी इस वन चाइना पॉलिसी के तहत मेनलैंड चाइना का ही हिस्सा माना। लेकिन यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हुए रेफरेंस दिया ताइवान की लोकतांत्रिक सोच का। मेनलैंड चाइना को यूएनओ ने अनरिकॉग्नाइज कंट्री में शामिल किया उनकी डिक्टेटरशिप वाली सोच का हवाला देते हुए, और ये मान्यता सिर्फ ईयर 1971 तक ही रही। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अप्रैल 1945 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वहां मौजूद सभी 40 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पर साइन किया और चाइना ताइवान का रिकॉग्निशन बैटल मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने की जद्दोजहद चल रही थी ईयर 1949 से 50 के बीच में। लेकिन इंडिया की तरफ से इसी बीच इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने मेनलैंड को सपोर्ट करते हुए कहा कि वो ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने का असली हकदार है। हाल ही में एक वाकया हुआ था जिसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी पार्टी पर पलटवार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें 9 जनवरी 2004 की द हिंदू की एक रिपोर्ट की कॉपी दिखाते हुए कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट लेने से इनकार कर दिया था और इसे चीन को दिलवा दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट में कांग्रेस लीडर और यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया गया। इस बुक में शशि थरूर ने लिखा है कि 1953 के आसपास को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का प्रपोजल मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। थरूर ने लिखा है कि भारतीय डिप्लोमेट्स ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के रिफ्यूजल का जिक्र था। थरूर के अकॉर्डिंग नेहरू जी ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। अब चाइना के व्यापार की बात करें तो हर देश को चाइना में बिजनेस करने के लिए उनकी एक पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो है वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका और भारत जैसे देश भी वन चाइना पॉलिसी पर साइन करते हैं। चीन इस पॉलिसी के अंडर ताइवान के अलावा हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग को अपना हिस्सा घोषित करता है। साथ ही चाइना इन जगहों से जुड़े इशूज पर भी किसी देश का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करता है। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान में। चाइना और ताइवान की सिचुएशन कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन जैसी ही है, क्योंकि यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। लेकिन अगर ताइवान और यूक्रेन की बात करें तो ये यूक्रेन को काफी पीछे छोड़ देता है। ताइवान एक हाईली डेवलप्ड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन करीब 23.5 मिलियन है, जो कि चाइना की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के नंबर के कंपैरिजन में काफी कम है। चाइना ताइवान के बीच की डिस्टेंस करीब 130 किलोमीटर है, जिसकी वजह से चाइना ताइवान पर हर तरफ से अटैक कर सकता है, जैसा कि अभी पेलोसी के आने पर चाइना ने किया भी, ताइवान के चारों तरफ वॉर ड्रिल करके। अब अमेरिका की बात करें तो ये कुछ दिनों पहले तक तो पब्लिकली बीजिंग की तरफदारी करता था, पर अनऑफिशियली यूएस ताइवान का साथ देता रहा है। ताइवान पब्लिकली मेजर नॉन नाटो अलाई कहा जाता है अमेरिका का, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ में। हथियारों के केस में अमेरिका ने अभी तक $10 बिलियन के मिलिट्री वेपन्स और हार्डवेयर ताइवान को सप्लाई किए हैं, जिनमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स और सबमरीन जैसी और भी चीजें हैं। हर मंथ में एक बार अमेरिकन नेवल वेसल्स रूटीनली पेट्रोलिंग करते हैं ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में। और अगर अमेरिका के सपोर्ट की बात की जाए तो लास्ट अक्टूबर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पहली बार खुलकर ताइवान का साथ देने की बात कही थी। ताइवान की वैल्यू का अंदाजा लगाया जाए तो ताइवान 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, जो कि एक एपिसेंटर बन सकता है अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में, स्पेशली अगेंस्ट चाइना। ये दोनों पावरफुल कंट्रीज ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि ताइवान कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी और वॉर स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके कई रीजंस भी हैं। बीजिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीआरसी वर्ल्ड की 10th लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कंट्रोल करता है, और इस कोस्ट लाइन के साथ करीब 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सी शोर है, और चाइना के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के आधे लोग इसी के पास रहते हैं। वर्ल्ड की ज्यादातर लार्ज पोर्ट सिटीज जैसे कि हांगकांग, संघाई, बीजिंग, ताइपे जैसी और भी कई शहर इसी कोस्ट लाइन पर लाई करते हैं, जिनकी हेल्प से चाइना की हाईली एक्सपोर्ट इकोनॉमी कनेक्ट करती है बाकी के पूरे वर्ल्ड ग्लोबल सप्लाई चेन से। ये शोर लाइन करीब 6 आइलैंड की बाउंड्रीज में आती है, और ये सारे आइलैंड यूएस अलाइड है, जो कि चाइना के लिए एक चोक पॉइंट का काम करता है। दरअसल चाइना को इन्हीं आइलैंड के बीच से अपने शिप्स निकालने पड़ते हैं। समझने के नजरिए से कहा जाए तो पैसिफिक ओशन एशिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है। इसका साउदर्न पार्ट मेनलैंड चाइना को छूता है, दूसरी ओर इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ये वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है।
वेस्टर्न कोस्ट पर फिलीपींस है, साथ ही नॉर्दर्न टेरिटरी में इंडोनेशिया के आइलैंड है। इस तरह से कई देशों से जुड़ा होने के कारण इसे वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा बिजी वाटर कोर्स में से एक माना जाता है। इसी रास्ते से हर साल $5 ट्रिलियन वैल्यू का इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये वैल्यू वर्ल्ड के टोटल सी बॉर्न ट्रेड का 20% है। इस ओशन के जरिए चीन अलग अलग देशों तक बिजनेस में सबसे आगे जाना जाता है। अब फिर बात आती है ताइवान पर। आखिर ताइवान इन सभी पोर्ट सिटीज में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका जवाब है ताइवान का इन आइलैंड्स में सेंटर में होना। ताइवान चाइना और अमेरिका के लिए एक मेजर पॉइंट है। अगर चाइना ताइवान को कैप्चर करता है तो दोनों तरफ फैला अमेरिकन नेवल बेस 2 हिस्सों में बंट जाएगा और चाइना को ग्रेटर पैसिफिक ओशन में घुसने का रास्ता मिल जाएगा। यही रीजन है कि ताइवान इन दोनों देशों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ताइवान इतना मैटर करता है इसके मैसिव इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी, रिसोर्सेज और मनी जैसे रियल इशू हर कंट्री में होते हैं और ताइवान की इकोनॉमी उसके साइज के सामने बहुत मैसिव है। अगर यूक्रेन से कंपेयर करें तो रसिया यूक्रेन वॉर से पहले यूक्रेन की जीडीपी $155 बिलियन की थी, लेकिन अगर ताइवान की बात करें तो इसकी जीडीपी $786 बिलियन की है, जो कि यूक्रेन से 5 गुना ज्यादा है। और यही बात ताइवान को 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल आइलैंड बनाती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ताइवान डोमिनेट करता है एडवांस सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में, जो पूरे वर्ल्ड की करीबन हर मिलिट्री और सिविलियन टेक्नोलॉजी को पावर करती है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर से लेकर फाइटर जेट्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम जैसी हर जगह ये चिप यूज होती है। 10 नैनोमीटर और इससे कम साइज की इस सेमीकंडक्टर चिप को आज मोस्ट एडवांस टाइनी डिवाइस का दर्जा दिया गया है, जिसने बिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कुछ mm की स्पेस में पैक कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में इन एडवांस चिप की 92% टोटल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ अकेला ताइवान करता है और इसी कारण से ताइवान डोमिनेट करता है इस इंडस्ट्री में। ये चिप मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं TSMC के हाईली स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन प्लांट्स में। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब TSMC वर्ल्ड में एक पावरफुल कॉरपोरेशन है जो कि लोगों ने कम ही सुना होगा। TSMC 10 मेजर फैब्स ऑपरेट करती है, जिन्हें एडवांस चिप की फाउंड्रीज भी कहा जाता है। इन फैब्स को कंपनी से कहीं ज्यादा एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा जाता है। TSMC की मार्केट कैप की रैंक देखें तो ये वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है, जिसकी वैल्यूएशन $540 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि बहुत से कंट्रीज के एनुअल GDP से भी ज्यादा है। ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस चिप के प्रोडक्शन में ऐसी एब्सोल्यूट मोनोपोली है जिसकी जरूरत हर किसी को है। देखा जाए तो ये ताइवान का आर्ट ऑफ डिफेंस मास्टर स्ट्रोक भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की जितनी जरूरत वॉशिंगटन को है उतनी ही बीजिंग को भी है। जायंट अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज लाइक इंटेल, नवीडिया, AMD, एप्पल जैसी कंपनीज ने आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगा रखी है इन चिप्स के प्रोडक्शन के लिए। 1980 में इन कंपनीज ने TSMC की मदद से सस्ती चिप बनाई थी, लेकिन फिर भी हर कंपनी TSMC से ही चिप लेने लगी। चाइना इस टेक्नोलॉजी को कैप्चर करना चाहता है ताकि वेस्ट की सभी कंट्रीज को यह चिप अपने अकॉर्डिंग सप्लाई करे या सप्लाई रोक दे, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित होगा, क्योंकि अमेरिकन एडवांस डिफेंस सिस्टम इसी चिप की मदद से चलते हैं, जिसमें चाइना छेड़खानी भी कर सकता है। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो सबसे बड़ा चैलेंज इन फैब्स को बचाना ही है, क्योंकि डिस्ट्रॉय हुई इन फैब्स की रेप्लिका बनाना बहुत स्पेशलाइज्ड काम होगा, जो कि जितना मुश्किल है उतना ही महंगा भी। अब चाइना की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 से 35 के बीच में चाइना की इकोनॉमी और पॉपुलेशन अपने पीक पर होगी, जिससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जिसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना ताइवान को 2030 से पहले कैप्चर करने की कोशिश करेगा। अगर चाइना अब उसमें डिले करता है तो वो वीक ही होता जाएगा और समय के साथ अमेरिका और ज़्यादा पावरफुल। यही रीज़न है कि चाइना इतना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है हांगकांग, शिनजियांग और साउथ चाइना सी में। अमेरिकन एडमिरल्स और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि 2027 में चांसेस हाई हैं बीजिंग के ताइवान पर एक्शन लेने के। अमेरिका की मदद से ताइवान ने इससे बचने के लिए अपनी टेरिटरी में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जिसे एडीज भी बोला जाता है, बनाया है। ताइवान के एडीज को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स ने बनाया और डिजाइन किया था, जो कि ताइवान की ज्यादातर स्टेट को कवर करता है, जिसमें चाइनीज प्रोविंस के फ्यूजियान, जिनजियांग, जियांगसी का पार्ट आता है और थोड़ा हिस्सा ईस्ट चाइना सी का भी इसमें आता है, और इसी से सटा हुआ एयर स्पेस भी एडीज का पार्ट है। चाइना ताइवान के एडीज पर अपने फाइटर जेट उड़ाता रहता है। 2020 में 380 फ्लाइट्स एडीज में एंटर हुई और 2021 में 961। एक एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे साल पर डे 3 फ्लाइट्स ताइवान की टेरिटरी में एंटर हुई। ताइवान ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आने वाले किनमेन, मात्सू, पेंगू और वुक्यू आइलैंड चाइना और ताइवान के बीच में हैं, जिन पर बीजिंग का खतरा मंडराता रहता है। और किनमेन आइलैंड तो चाइना से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन चाइना का इन स्मॉल आइलैंड्स पर अटैक करने का मतलब होगा अमेरिका को अलर्ट करना, जैसा चाइना कभी नहीं चाहेगा।
ताइवान की मिलिट्री की बात करें तो यहाँ टोटल 4 लाख आर्मी ट्रूप्स हैं, जो कि एक एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो 20 सोल्जर्स पर 1000 सिविलियन होते हैं। और वहीं अगर चाइनीज आर्मी की बात करें तो ये आंकड़े कुछ 3 गुना हो जाते हैं। मतलब चाइना में 2 मिलियन आर्मी ट्रूप्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि चाइना को अपने सिर्फ 1/3 ट्रूप्स ही वॉर में उतारने होंगे, जो कि होगा करीब 6 से 7 लाख के बीच में। अगर पुरानी वॉर हिस्ट्री निकाल कर देखें तो कई शिप्स और प्लेन्स चाहिए इन्वेजन के लिए, जिसका कारण है ताइवान का बाउंड्री एरिया। ताइवान में चाइना की तरफ का पूरा एरिया माउंटेन्स से कवर है, जो कि ताइवान के लिए एक शील्ड का काम करता है, जिसमें एंटर करना चाइनीज आर्मी के लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। इस सब के ऊपर अमेरिका का क्या स्टैंड है और क्या ओपिनियन है, यहाँ पर वो जानना काफी जरूरी हो जाता है। चाइनीज आर्मी का प्रीडोमिनेंस बढ़ता देख अमेरिका ने ड्रैगन को जवाब देने की स्ट्रेटेजी बनाई और पिछले करीब 2 साल से यूएस आर्मी के ट्रेनर सीक्रेटली ताइवान की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल के किए गए खुलासे में बताया गया कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज के करीब 24 ट्रूप्स और कई मरीन ट्रूप्स ताइवान की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अकॉर्डिंग अप्रैल तक कुल 13 कंट्रीज ही ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं, जिनमें कुछ के नाम हैं बेलीज, हाइती, वेटिकन सिटी, द मार्शल आइलैंड, पलाउ, पराग्वे, सेंट लूसिया, टुवालू और ग्वाटेमाला जैसी कंट्रीज शामिल है। अब चाइना इन कंट्रीज पर इस सब को लेकर प्रेशर बनाता रहता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि ताइवान एक सॉवरेन नेशन की तरह रिकॉग्नाइज हो। हमेशा की तरह अमेरिका की पॉलिसी वेट एंड वॉच की ही रही है, जहां पर एक तरफ अमेरिका चाइना की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी मतलब साम्राज्यवादी नीति को क्रिटिसाइज करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने के लिए भी कोई ठोस कदम अभी तक अमेरिका ने नहीं उठाए हैं। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि अमेरिका 2 देशों के बीच में पीस माइंडेड ना होकर बिजनेस माइंड से सोचता है और अपना फायदा निकाल ही लेता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर आने वाले खतरे को टालने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने कई कंक्लूजन भी निकाले, जिसमें अमेरिकी मीडिया ने चाइना के अग्रेशन को देखते हुए ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि पेलोसी की यात्रा चाइना को प्रोवोकेट कर सकती है, जैसा कि देखने को भी मिला। इस यात्रा से निकलने वाले कुछ रिस्क फैक्टर भी एक्सपर्ट्स ने बताए, जो कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इसमें एक वजह तो चाइना के साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल का टेस्ट करना था, और दूसरा रीजन चाइना में आने वाले इलेक्शन को भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिसकी वजह से शी जिनपिंग अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक्सपर्ट्स ने इस यात्रा को रोकने की भी एडवाइस दी थी, जो कि हो नहीं पाया। और अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है, ये देखना बाकी है। क्या शी जिनपिंग फिर से पीस की बात दोहराएंगे या फिर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस बनेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।